एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पॉलिटी सेक्शन में। देखते हैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ठीक है, कौन है मुख्यमंत्री बिहार के अभी? श्री नीतीश कुमार। 28 जनवरी 2024 को उन्होंने 9वीं बार शपथ ग्रहण किया था एज सीएम ऑफ बिहार। आर्टिकल 164 के तहत चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा गवर्नर। बिल्कुल इसी तरह आर्टिकल 75 के तहत प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, जिस तरह से राज्य में मुख्यमंत्री का पोजीशन होता है, बिल्कुल इसी तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री का पोजीशन होता है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर में और प्राइम मिनिस्टर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। क्लियर? हमारे देश में और हमारे राज्य में, ठीक है, हमारे क्या मतलब सभी राज्यों में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है। ठीक है, मतलब शासन की संसदीय प्रणाली इंडिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस सिस्टम के तहत गवर्नर को विधानसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके लीडर को, उसके नेता को चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करना होता है। ठीक है, और अगर कोई भी पार्टी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है असेंबली में, जिसको कहते हैं हंग असेंबली, ठीक है, हिंदी में कहें तो त्रिशंकु विधानसभा। ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कि किसी भी पार्टी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं रहता है। ऐसे सिचुएशन में गवर्नर के पास मैंने बताया था उनके पास एक डिस्क्रिशन पावर होता है। ठीक है, स्पेशल पावर होता है कि वो जो है अपनी तरफ से चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली जो होता है गवर्नर जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी के नेता को अपॉइंट करता है। ठीक है, और अगर ये गठबंधन वाला सिचुएशन है, ठीक है, मतलब कोलिशन गवर्नमेंट है, तो भी उस महागठबंधन का जो लीडर होगा, ठीक है ना, उसको ही अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर के रूप में गवर्नर के द्वारा। और उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद उस लीडर को कहा जाता है कि आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव कीजिए हाउस में। ठीक है, 1 महीने के अंदर। संविधान के तहत चीफ मिनिस्टर जो है वो विधानमंडल के किसी भी हाउस का सदस्य हो सकता है। ठीक है, जनरली जो होता है चीफ मिनिस्टर जो है वो विधानसभा यानी लोअर हाउस से ही सिलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अपर हाउस यानी विधान परिषद के भी सदस्य को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। जैसे कि अपने श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के मेंबर रह चुके हैं। क्लियर है? अब क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए सीएम बनने के लिए? तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 25 साल का एज या उससे ज़्यादा का उम्र होना चाहिए। तीसरा, विधान मंडल का सदस्य होना चाहिए। अच्छा, अगर कोई इंसान विधानमंडल यानी किसी भी हाउस का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो क्या वो सीएम नहीं बन सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, वो सीएम बन सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि उसके अपॉइंटमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका सीएम का पोस्ट छिन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि श्री महामाया प्रसाद सिन्हा ये पहले नॉन कांग्रेसी सीएम ऑफ बिहार थे। फिर गवर्नर जो है उसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कहा जाता है। ठीक है, इसको पॉलिटी के टर्म्स में डी ज्योर एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ठीक है, 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है डी ज्योर और दूसरा होता है डी फैक्टो। क्लियर? डी ज्योर का मतलब होता है कानूनी रूप से, ठीक है, जो वैध हो। तो कानूनी रूप से जो वैलिड है वो है गवर्नर, कि गवर्नर जो है वो एक स्टेट का नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। ठीक है, संवैधानिक हेड होगा गवर्नर। लेकिन डी फैक्टो यानी व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक या वास्तविक रूप से एक्चुअल हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है?
स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन है, तो वो है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर जो है वो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट है। इसी को हम लोग अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी डीजी और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, वो कानूनी रूप से जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री, वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, वास्तविक रूप से, यानी प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, वाइल प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है। अगर हम टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सीएम की बात करें तो सीएम का जो टर्म है, कितना कार्यकाल होगा, ठीक है, वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो तो तभी तक काम कर सकता है जब तक गवर्नर चाहे, है कि नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर कैन डिसमिस हिम एनी टाइम, नहीं, वो उसको तब तक डिसमिस नहीं कर सकते जब तक कि चीफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी सपोर्ट है अपने विधानसभा में। ठीक है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको मेजॉरिटी सपोर्ट हासिल है। लेकिन अगर बाई चांस 5 साल के पहले ही, ठीक है, मतलब वैसे तो चीफ मिनिस्टर को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, चुना जाता है, लेकिन अगर बाई चांस या किसी भी कारणवश जो है असेंबली में चीफ मिनिस्टर ने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस अब उनके पास नहीं रहा, मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं रहा, तब ऐसे केस में क्या करेगा चीफ मिनिस्टर, वो रेजिग्नेशन दे देगा। ठीक है, रिजाइन कर देगा या गवर्नर उसको हटा देगा, डिसमिस कर देगा। क्लियर। बिल्कुल यही चीज प्राइम मिनिस्टर के केस में भी होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, पीएम का भी टर्म फिक्स नहीं होता है, हालांकि उसको 5 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, और वो तब तक अपने ऑफिस में रह सकता है जब तक प्रेसिडेंट चाहे। हालांकि दिस डज नॉट मीन दैट द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम सो लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। जब तक प्रधानमंत्री के पास मेजॉरिटी सपोर्ट है लोकसभा में, ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट। हाउएवर इफ ही लूजेज द कॉन्फिडेंस, लेकिन अगर किसी कारणवश उसने लोकसभा में अपना मेजॉरिटी खो दिया, तब जो है ही मस्ट रिजाइन और द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम। ठीक है, या राष्ट्रपति उसको हटा सकता है या वो खुद ही रेजिग्नेशन दे दे। क्लियर है। ओथ और एफर्मेशन की बात करें तो गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को शपथ ग्रहण करवाता है। ठीक है, शपथ दिलवाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि प्रेसिडेंट जो है वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाता है। यानी आज के डेट में देखें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, अगर आज के केस में अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सीएम जो है वो प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आम भाषा में कहें तो मुख्यमंत्री जो है एक तरह से कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। ठीक है, किसके बीच में, तो गवर्नर और इधर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। मतलब गवर्नर भी अपनी बात को चीफ मिनिस्टर के पास रखता है और इधर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी अपनी बात को चीफ मिनिस्टर के पास रखता है। ठीक है, तो वो जो है एक तरह का संचार का काम करता है कि अगर गवर्नर का कोई बात मिनिस्टर्स के पास पहुंचाना है तो ऐसा सीएम करेगा, गवर्नर डायरेक्ट करेगा, निर्देश देगा मुख्यमंत्री को कि तुम जो है अपने नेताओं को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये सभी महत्वपूर्ण निर्देश आदेश दे दो। ठीक है, तो ऐसा मुख्यमंत्री गवर्नर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, पावर्स देखें चीफ मिनिस्टर के। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वास्तविक में पावर उन्हीं के पास होता है, और इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होते हैं वही होते हैं चीफ मिनिस्टर स्टेट में और प्राइम मिनिस्टर केंद्र में। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हिंदी में क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। क्लियर। चीफ मिनिस्टर देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है गवर्नर जो है केवल उन्हीं लोगों को अपॉइंट करेगा मिनिस्टर के रूप में जिसे कि चीफ मिनिस्टर रेकमेंड करेंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के रिकमेंडेशन पर ही गवर्नर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि मुख्यमंत्री जो है वो सभी मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो बांटते हैं। ठीक है, दैट मीन्स उनका डिपार्टमेंट क्या होगा, वो एलोकेशन और शफलिंग उन्हीं के द्वारा की जाती है। क्लियर। तीसरा पॉइंट है सीएम किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं या गवर्नर को सलाह दे सकते हैं कि वो किसी भी
मिनिस्टर को हटा दें अगर उनके साथ किसी तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए। चूंकि सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, तो जो भी मीटिंग्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होते हैं उनको प्रेजाइड कौन करता है, तो मुख्यमंत्री खुद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीएम जो है सभी मिनिस्टर्स को दिशा निर्देश देते हैं, उनके एक्टिविटीज को यानी गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीएम के रेजिग्नेशन देने से पूरा का पूरा मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टूट सकता है। ठीक है। इसीलिए सीएम जो है एक तरह का बैकबोन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्टिकल 167 के तहत सीएम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी निर्णय होते हैं, डिसीजंस होते हैं, उसको गवर्नर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। गवर्नर के कहने पे सीएम जो है राज्य सरकार का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क्स है, प्रशासन से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है, और अगर जरूरत पड़ा तो उससे जुड़ा कानून भी सीएम जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। अगर कोई निर्णय एक मिनिस्टर ने ले लिया है और गवर्नर चाहते हैं कि उस डिसीजन को पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने पेश किया जाए उनके उस डिसीजन के रिकंसिडरेशन के लिए, तो ऐसा मुख्यमंत्री एज अ हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। ठीक है। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स में, ठीक है, सीएम जो है वो गवर्नर को सलाह दे सकते हैं, जैसे कि एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट हो, फिर स्टेट पीसीएस के चेयरमैन और मेंबर के अपॉइंटमेंट की बात हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बिहार की बात करें तो बीपीएससी का जो चेयरमैन होगा और बीपीएससी के जो मेंबर्स होंगे उनके अपॉइंटमेंट के संदर्भ में, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के संदर्भ में। ठीक है। तो इन सभी ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट में गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर का सलाह मानेंगे। ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जो है वो गवर्नर को सलाह दे सकते हैं कि विधानमंडल को कब बुलाने की जरूरत है या उसको प्रोरोग यानी टालने की जरूरत है। ठीक है। और तो और अगर विधानसभा को डिसॉल्व यानी स्थगित करने की आवश्यकता होती है तो उस वैसे केस में भी मुख्यमंत्री जो है वो गवर्नर को रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। और अब मुख्यमंत्री जो है वो जो भी सरकारी नीतियां होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज होते हैं, उसकी घोषणा भी वो सदन में करते हैं। ठीक है। अब कुछ और पावर्स होते हैं मुख्यमंत्री के, सीएम के, जैसे कि स्टेट प्लानिंग कमीशन के वो खुद अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ठीक है। दूसरा, जोनल काउंसिल जो होता है उनके वाइस चेयरमैन भी मुख्यमंत्री ही होते हैं, और ये जोनल काउंसिल जो है रोटेशन वाइज। अब ये जो जोनल काउंसिल होता है इसमें सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, वो बारी बारी से एक एक साल के टर्म में क्या करते हैं, वाइस चेयरमैन के रूप में अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। उसके बाद सीएम के पास ये पावर है कि इमरजेंसीज के दौरान जो है वो क्राइसिस मैनेजर के रूप में काम करें और सभी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल डिसीजंस लें। ठीक है। और तो और इंटर स्टेट काउंसिल के वो मेंबर होते हैं, नीति आयोग के वो मेंबर होते हैं। हालांकि इन दोनों संस्थाओं के हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के मुख्य स्पोक्समैन जो है वो मुख्यमंत्री ही होते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं स्टेट में या कहीं भी कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई निर्णय लेना होता है तो वहां पे जो है वो सीएम खुद उपस्थित रहते हैं। ठीक है। क्लियर है। पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे, तो वो थे श्री कृष्णा सिंह। ठीक है। 1946 से 1961 तक। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी पूछ सकता है। ठीक है। तो हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? दिस वाज आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है। देख
आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं है, 1947 को हुआ है ना अपना आजादी, तो ये 2 अप्रैल 1946 से ही है टिल 31 जनवरी 1961 तक रहे। क्लियर। प्राइम मिनिस्टर के पावर और फंक्शंस की बात करें तो ये हूबहू एकदम सेम टू सेम पैरेलल होता है टू द चीफ मिनिस्टर। ठीक है। इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर हम देखें तो सबसे पहले ये भी जो है रेकमेंड करेंगे जिन लोगों को मिनिस्टर्स के रूप में अपॉइंट करने के लिए, उन्हीं को प्रेसिडेंट द्वारा मिनिस्टर्स बनाया जाएगा। क्लियर। यहाँ पर भी जो प्रधानमंत्री हैं वो मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री खुद डायरेक्टली मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं या प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि वो मिनिस्टर को उनके पद से हटाए अगर किसी तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मीटिंग को हेड करने वाला, प्रिजाइड करने वाला खुद प्रधानमंत्री होते हैं। और तो और सारे मिनिस्टर्स के एक्टिविटीज, गतिविधियों को कंट्रोल, डायरेक्ट और गाइड करने वाले भी पीएम खुद होते हैं। नेक्स्ट, पीएम के रेजिग्नेशन देने से पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाता है। इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या रोल, फंक्शंस और पावर्स हैं देखते हैं। तो सबसे पहला तो ये एक प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में काम करते हैं बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। जिस तरह से हम लोग ने स्टेट में देखा था कि सीएम जो है वो एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में काम करते हैं, कनेक्टिंग लिंक के रूप में काम करते हैं बिटवीन गवर्नर ऑन वन साइड एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द अदर साइड। बिल्कुल उसी तरह यहाँ जो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, वो भी एक कनेक्टिंग लिंक के रूप में काम कर रहे हैं बिटवीन प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति ऑन वन साइड एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द अदर साइड। क्लियर। अब प्रधानमंत्री का कुछ ड्यूटीज होता है। ठीक है, कि सबसे पहला तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन या लेजिस्लेशन, ठीक है, किसी भी प्रशासन के मामले में, ठीक है, कोई भी कानून के मामले में कुछ भी अगर निर्णय लिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, तो हेड होने के नाते प्रधानमंत्री का ये फर्ज है कि वो सारे के सारे निर्णय जो है वो राष्ट्रपति को कम्युनिकेट करें। क्लियर। दूसरा है, अगर राष्ट्रपति को किसी तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है रिगार्डिंग यूनियन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो वो प्रधानमंत्री वो खुद उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर कोई निर्णय किसी मिनिस्टर द्वारा ले लिया जाता है इंडिविजुअली और प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं, इस निर्णय को पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने पेश किया जाना चाहिए, तो ऐसा प्रेसिडेंट के कहने पे प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, कि वो किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के डिसीजन को भी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के समक्ष रखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट के संदर्भ में। जैसे कि अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करना हो, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करना हो, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की बात करें, या इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करें, उनके चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशंस की बात करें, ठीक है, तो इन सभी ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट के संदर्भ में प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह मशवरा दे सकता है। क्लियर। पार्लियामेंट के रिलेशन में प्राइम मिनिस्टर के क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि पार्लियामेंट के सेशंस को, सत्र को कब बुलाना चाहिए, कब टालना चाहिए, इन सभी मामलों में। और तो और लोकसभा को स्थगित करने का रिकमेंडेशन भी प्रधानमंत्री ही प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, वो भी कभी भी, एनी टाइम। ठीक है। उसके बाद चूंकि प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, इसीलिए सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज को अनाउंस, घोषणा करने की पावर भी प्रधानमंत्री रखते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री जो है इनके कुछ अदर पावर्स एंड फंक्शंस देखें तो सबसे पहला वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा नीति आयोग का पहला ओल्ड नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन, और ये जो नीति आयोग आया वो 1 जनवरी 2015 को एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
ये फुल फॉर्म है नीति आयोग का। क्लियर है, ये पूछा हुआ है बीपीएससी पीवाईक्यू में। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद पीएम जो है वो नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, इन सभी काउंसिल्स के चेयरमैन होते हैं। ठीक है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हमारे प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है। उसके बाद हेड ऑफ द गवर्नमेंट के कारण यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्समैन, ठीक है, वो भी पीएम ही होते हैं। उसके बाद इमरजेंसीज के दौरान जो क्राइसिस मैनेजर है, ठीक है, वो भी पीएम ही होते हैं, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं इमरजेंसीज के दौरान। ठीक है। उसके बाद पूरे नेशन के लीडर होते हैं। देश के नेता होने के साथ साथ वो पार्टी के भी नेता होते हैं। कौन से पार्टी के? जो पार्टी पावर में है। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज होते हैं। जो भी सरकारी सेवाएं हैं उन सभी सेवाओं के राजनीतिक हेड जो है वो प्रधानमंत्री खुद होते हैं। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक कथन कहा था, अगर कोई पदाधिकारी राइट फंक्शनरी पदाधिकारी हमारे, माफ कीजिएगा अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो जाए, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर कोई पदाधिकारी जो है हमारे संविधान के अंतर्गत यूएस प्रेसिडेंट के साथ तुलनात्मक है, ठीक है, तुलना करने योग्य है, तो वो है हमारे प्रधानमंत्री, ना कि राष्ट्रपति। ठीक है। तो समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है देश के पीएम का, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का। अब आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज मंत्री परिषद। ठीक है। आर्टिकल 163 के अंतर्गत क्या कहता है कि चीफ मिनिस्टर के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा और ये सभी जो है गवर्नर को सलाह मशवरा और उनके काम में सहायता देने के लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है, मौजूद होंगे। बिल्कुल इसी तरह सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय लेवल पे जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलोंग विथ प्राइम मिनिस्टर उपस्थित रहते हैं प्रेसिडेंट को एड और एडवाइज करने के लिए, ठीक है, सलाह मशवरा और उनकी सहायता करने के लिए। अगर किसी तरह का कभी क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी एक विषय है, कोई मैटर है, वो गवर्नर के अधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं, ऐसे केस में गवर्नर का जो निर्णय होगा वही फाइनल होगा। ठीक है। और उनके किसी भी निर्णय पर किसी तरह का क्वेश्चन या प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। क्लियर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि मिनिस्टर्स अगर कोई सलाह दे गवर्नर को तो उस सलाह के बारे में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो है कोई कोर्ट भी नहीं कर सकता। मिनिस्टर्स जो है वो अपना ऑफिस और पोस्ट जो है कब तक होल्ड कर सकते हैं? तो जब तक गवर्नर चाहे। क्लियर है ना। ये आर्टिकल 164 के 1 के अंतर्गत है। क्लियर। सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो इकट्ठे रूप से जो है राज्य के विधानसभा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी और जवाबदेही होते हैं। ठीक है। अब इन सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को शपथ कौन दिलाएगा? तो गवर्नर। क्लियर। उसके बाद जो सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं मिनिस्टर्स को वो तय कौन करता है? तो जो विधानमंडल रहता है, स्टेट लेजिस्लेचर, उसी के द्वारा जो सैलरीज और अलाउंसेस और फैसिलिटीज हैं मिनिस्टर्स के वो सभी तय किए जाते हैं। क्लियर। अब एक मिनिस्टर अगर लगातार 6 महीने से विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे जो है मिनिस्टर के पोस्ट से निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है। दैट मीन्स ही विल नो लॉन्गर बी अ मिनिस्टर नाउ। क्लियर। अब यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के संदर्भ में 91 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। जो 91 अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। इसमें 2 प्रावधान किए गए हैं।
पहला प्रावधान तो ये है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित, प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ पर तो मुख्यमंत्री होगा ना, तो मुख्यमंत्री सहित जो भी मंत्रियों की कुल संख्या होगी, ठीक है, तो वो विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। क्लियर? ये तो पहला प्रावधान है। दूसरा प्रावधान क्या कहता है कि अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified. This provision was also added by 91 Amendment Act of 2003. Clear? मतलब अगर विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य है जो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, ताल्लुकात रखता है, और जिसे दल बदल कानून के आधार पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो वो सदस्य जो है उस सदन से भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। क्लियर? कोई भी पर्सन जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई है, उसे मिनिस्टर अपॉइंटमेंट के लिए भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो यहाँ पर 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। ठीक है, आर्टिकल 74 जो है वो डील करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रोविजंस हमारे संविधान में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर को एड, एडवाइस और उसके फंक्शंस में हेल्प करने के लिए होंगे। ठीक है, वही आर्टिकल 75 डील करता है इन सभी मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, उनके शपथ ग्रहण, सैलरीज, फैसिलिटीज, इन सभी चीजों के बारे में। अब हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स से बने हुए होते हैं। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और तीसरा है डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, इन सभी मिनिस्टर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो बेसिकली लाइक करता है इनके रैंक्स में, इन्हें जो फैसिलिटीज मिलती है, इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, तो इन सभी के आधार पे इन सभी मिनिस्टर्स के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, और इन सभी मिनिस्टर्स के सबसे ऊपर होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जो कि सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी होते हैं पूरे देश के। पहला अगर हम बात करें कैबिनेट मिनिस्टर की, तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो हेड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है उसको, जैसे कि होम डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गया। ठीक है, ये सभी जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स के पार्ट हो गए। ठीक है, और ये सभी मिनिस्टर्स जो है वो कैबिनेट के सदस्य होते हैं जो कि कैबिनेट मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं और सरकार की नीतियों को डिसाइड करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। अब ये जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, या तो उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज दे दिया जाता है, ठीक है, या तो उन्हें इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र डिपार्टमेंट्स सौंप दिए जाते हैं, या उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ ही अटैच कर दिया जाता है। क्लियर? अब इन दोनों ही केस में ये जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके गाइडेंस और सुपरविजन के अंतर्गत काम करते हैं। अब चूंकि ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए ये कैबिनेट मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल दे आर स्पेशली इनवाइटेड। ठीक है, कभी कभार किसी केसेस में इन्हें स्पेशल इनविटेशन रहता है, ठीक है, कैबिनेट के द्वारा, तभी ये कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। क्लियर है? अब लास्ट आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स पे। डेप्यूटी मिनिस्टर्स को जो है किसी तरह का कोई भी स्वतंत्र डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज नहीं सौंपा जाता है। इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ या फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के साथ अटैच कर दिया जाता है, और ये जो है उनके साथ उनके कामों में हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री ड्यूटीज को निभाने में। अब कैबिनेट का क्या रोल है? तो कैबिनेट जो है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है हमारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। ये जो है चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की,
जो भी सरकार की प्रमुख नीतियां होती हैं उन सभी का निर्णय जो है वो कैबिनेट द्वारा ही लिया जाता है। क्लियर। उसके बाद ये जो है सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये एक एडवाइजरी बॉडी भी है और इसका एडवाइस जो है वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट पे। मतलब कैबिनेट ने अगर कुछ सलाह दे दिया तो वो राष्ट्रपति को मानना ही मानना है। क्लियर। उसके बाद सभी इमरजेंसी सिचुएशंस में कैबिनेट ही चीफ क्राइसिस मैनेजर होता है। ठीक है, जो कि सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जितने भी मेजर लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स है उन सभी की डीलिंग कैबिनेट के द्वारा ही होती है। ठीक है। तो जो भी आर्थिक विधायिका से यानी कानून बनाने से जुड़ा हुआ मैटर्स है उन सभी के बारे में डिसीजंस जो है कैबिनेट द्वारा ही फाइनली लिया जाता है। नेक्स्ट है ये कंट्रोल करता है हायर अपॉइंटमेंट्स को, जैसे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज और सीनियर सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए उन सभी के अपॉइंटमेंट कैबिनेट द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है जो भी फॉरेन पॉलिसीज है, फॉरेन अफेयर्स है, ठीक है, विदेश नीतियां हो गई, उन सभी के साथ डीलिंग कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर। एक और टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है किचन कैबिनेट। अब देखो नॉर्मल कैबिनेट जो होता है वो तो एक छोटा सा बॉडी है, ठीक है, जिसका हेड जो होता है खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं और कुछ 15 से 20 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णायक बॉडी है। ठीक है, जो कि फॉर्मल बॉडी है। ठीक है, लेकिन अब इससे भी एक छोटा सा मतलब इस कैबिनेट के अंदर भी एक छोटा सा कैबिनेट होता है जिसको किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। ये एक इनफॉर्मल बॉडी है जो कि कंसिस्ट करता है प्राइम मिनिस्टर और 2 या 4 इसमें मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं कोई जरूरी नहीं है कि सभी कैबिनेट मेंबर्स ही हों। इसमें प्रधानमंत्री के जो अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये किचन कैबिनेट बेसिकली एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर को कोई भी जो क्रूशियल इश्यूज है उसमें फाइनल डिसीजंस लेने में। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो गया, ठीक है, तो उन सारे मुद्दों पर फाइनली निर्णय लेने में ये किचन कैबिनेट प्रधानमंत्री को क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और ये एक तरह का इनफॉर्मल बॉडी है क्योंकि इसमें जो है इनफॉर्मल लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्लियर। तो कह सकते हो कि एक बड़ा सा सर्किल हो गया कैबिनेट और उसके अंदर का सर्किल हो गया किचन कैबिनेट। ठीक है, और ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में जो है कभी कभार हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ठीक है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ भिन्नताएं हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एक वाइडर बॉडी है जिसमें कि 60 से 70 मिनिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि कैबिनेट जो है एक छोटा सा बॉडी है जिसमें कि मात्र 15 से 20 मिनिस्टर्स ही मौजूद होते हैं। दूसरा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इसमें 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। हमने देखा अभी कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, जबकि कैबिनेट में केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो कैबिनेट जो है और कुछ नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कभी भी एक निकाय के रूप में नहीं मिलते किसी गवर्नमेंट बिजनेस को डील करने के लिए, मतलब इसका कोई कलेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन कैबिनेट जो है वो एक निकाय के रूप में मिलते हैं जनरली हफ्ते में एक बार और सरकार की गतिविधियों पर कुछ निर्णय लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। इस तरह से इसका जो है एक सामूहिक फंक्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो वेस्टेड होते हैं विथ ऑल पावर्स बट इन थ्योरी, मतलब इनके पास सारी शक्तियां होती हैं लेकिन केवल थ्योरी में, मतलब कागज पर। ठीक है, लेकिन कैबिनेट में जो है उनके पास वास्तविक में शक्तियां होती हैं जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर्स को प्रैक्टिस में
मतलब वास्तविकता में, प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजंस टेकन बाय द कैबिनेट, जबकि कैबिनेट जो है वो सुपरवाइज करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स डिसीजंस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो क्या करता है, उसके सारे फंक्शंस जो है वो कैबिनेट द्वारा डिटरमाइंड होते हैं। ठीक है, कैबिनेट द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या क्या फंक्शंस होंगे। और कैबिनेट यहाँ क्या करता है, निर्देश देने का काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, मतलब ये नीतियों पर निर्णय लेता है कैबिनेट, और उन सभी निर्णय को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हो कैबिनेट निर्णय लेता है, डिसीजंस लेता है, और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट यानी प्रैक्टिकल में लाने का काम किसका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ठीक है, तो कौन ज्यादा पावरफुल हुआ, कैबिनेट है कि नहीं, जो वास्तविक में निर्णय ले रहा है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो बस उसको, उस निर्णय को प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, और तो और कैबिनेट ये भी देखता है, सुपरवाइज करता है कि जो उसने निर्णय लिया है क्या वास्तव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर निगरानी भी रखता है। नेक्स्ट है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे ओरिजिनल संविधान में जो है कैबिनेट नाम का कोई चीज नहीं था। ठीक है, उसमें बस ये लिखा हुआ था आर्टिकल 352 में कि कैबिनेट जो है वो बेसिकली एक काउंसिल होगा जिसमें कि एक प्राइम मिनिस्टर होगा, कुछ और मिनिस्टर्स होंगे जो कि कैबिनेट रैंक के होंगे, और वो सभी आर्टिकल 75 के तहत अपॉइंट किए जाएंगे, और इसमें उनके पावर्स और फंक्शंस की बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो आखिर ये कैबिनेट आया कैसे हमारे सिस्टम में, तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है आर्टिकल 352 में इंसर्ट करा गया। ठीक है, और इसका जो भी रोल है, जो पावर और फंक्शंस है, वो सभी ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसके आधार पे किया गया है। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इसको मूल संविधान में मेंशन्ड है। ये एक वास्तविक में संवैधानिक निकाय है जो कि आर्टिकल 74 और 75 में इसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। हालांकि इसका जो इसका क्या साइज होगा, मतलब इसमें कितने सारे मिनिस्टर्स होंगे, इसका क्या क्लासिफिकेशन होगा, वर्गीकरण होगा, ये सभी हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। ठीक है, इसमें कितने मिनिस्टर्स होने चाहिए, इन सभी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं सिचुएशन के आधार पे, और इसका क्लासिफिकेशन जो है 3 स्तर पे किया गया है। हमने देखा ही अभी, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। और फिर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली, मतलब इकट्ठे रूप से जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोअर हाउस यानी लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। कौन, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जबकि जो कैबिनेट होते हैं वो ये एनफोर्स करते हैं, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है लोकसभा के प्रति, वो सही से चल रहा है या नहीं, इस चीज को वो देखते हैं और उसको लागू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का खत्म होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। हम लोग देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इसको बेसिकली 2 भाग में बांटा गया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे सेंट्रल लेजिस्लेचर हम लोग देखते हैं, जिसमें कि लोकसभा यानी लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल आता है, और दूसरा राज्यसभा यानी अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स आता है। तो पहला है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यानी विधान परिषद। अब राज्यसभा के तरह ही ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद होता है, ये एक परमानेंट हाउस होता है जो कि कभी भी स्थगित नहीं होता, मतलब इट नेवर डिसॉल्व। ठीक है, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर इसके 1/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर करते हैं। ठीक है, इसके सदस्य जो है वो 6 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं। अगर राज्यसभा का कोई सदस्य 6 साल के कार्यकाल पूरा करने से पहले ही
गुजर जाता है या बीच में रिजाइन कर देता है, तो ऐसे केस में जो सदस्य इस कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करने के लिए चुने जाएंगे वो जो है बाकी बचे हुए रिमेनिंग टर्म के लिए ही कंटिन्यू करेंगे, ना कि पूरे 6 साल के लिए। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई सदस्य जो है मान लो कि 3 साल में रिजाइन कर देता है, ठीक है, तो पूरे कार्यकाल 6 साल के पूरे होने में 3 साल और बचा है, तो अब जो मेंबर आएगा उस कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए जो चुना जाएगा, तो वो जो है रिमेनिंग 3 इयर्स के लिए ही चुना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें कहता है कि आर्टिकल 169 के तहत हमारा संसद जो है उसमें एक प्रावधान है, कोई भी राज्य चाहे तो उसमें पहले से अगर विधान परिषद है तो उसे खत्म कर सकता है, या अगर उसके पास अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो वो नया एक विधान परिषद क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, हमने पहले ही बताया है कि टोटल अभी तक जो है 6 राज्य ऐसे हैं पूरे देश में, ठीक है, जहाँ की दोनों विधानसभा एज वेल एज विधान परिषद मौजूद हैं। ठीक है, पहले 7 था जिसमें कि जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर तो अब यूनियन टेरिटरी हो गया, तो वहाँ पे अब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश या क्रिएट करने के लिए उस राज्य के विधानसभा से यह रेजोल्यूशन जो है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द असेंबली प्रेजेंट के द्वारा जब ये रेजोल्यूशन पास होगा तभी जो है संसद विधान परिषद को या तो बना सकती है या खत्म कर सकती है। क्लियर हो गया? मतलब नया विधान परिषद बनाने या पुराने वाले को खत्म करने के लिए उस राज्य के विधानसभा में जितने सदस्य प्रेजेंट हैं उसमें से 2/3 का मेजॉरिटी उस रेजोल्यूशन को समर्थन करे, ठीक है, उस पर वोट दे, तभी जाके संसद उस पर कानून पारित करेगी। क्लियर? कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होगा? तो आर्टिकल 171 कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो सदस्य होगा, ठीक है, विधान परिषद में जो सदस्य होंगे वो उस राज्य के विधानसभा के टोटल सदस्य के 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई राज्य है, ठीक है, जैसे अपना बिहार ही ले लो, ठीक है, तो बिहार में विधानसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 243 हैं। ठीक है, तो 243 का 1/3 कितना होगा? 81 होगा ना। तो वही कह रहा है कि जो यहाँ का विधान परिषद होगा उसमें मैक्सिमम 81 मेंबर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो अभी कितना है बिहार में? तो 75 मेंबर्स हैं, है कि नहीं, जिसमें कि 63 चुने हुए इलेक्टेड हैं और 12 जो है वो नॉमिनेटेड है। क्लियर? अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन प्रोसीजर को देखते हैं, ठीक है, किस तरह से यहाँ चुनाव होता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है, उसमें से 1/3 जो है वो कैसे चुने जाते हैं? तो लोकल बॉडीज के इलेक्टोरेट से, जिसमें कि म्यूनिसिपैलिटीज आ गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आ गए, ठीक है, उसके बाद 1/12 भाग जो है वो इलेक्टेड होते हैं, यानी 1/12 जो है वो चुने जाते हैं टीचर इलेक्टोरेट के द्वारा। ऐसे टीचर जो कि कम से कम 3 साल टीचिंग एक्सपीरियंस हो सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, वैसे टीचर्स ही वोटिंग दे सकते हैं। उसके बाद 1/12 जो है वो चुने जाते हैं, 1/12 चुने जाते हैं ग्रेजुएट्स द्वारा। ठीक है, 1/12 यानी सदस्यों के 12वें भाग का निर्वाचन जो है 3 वर्ष के ग्रेजुएट्स द्वारा किया जाता है और जो उस राज्य के निवासी हैं। क्लियर? फिर 1/3 भाग यानी 1/3 सदस्य जो है विधान
परिषद में उन व्यक्तियों में से विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। क्लियर है? और जो बचा हुआ 1/6 भाग है वो गवर्नर यानी राज्यपाल द्वारा उस राज्य में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, किस किस क्षेत्र में, विज्ञान, कला, साहित्य, ठीक है, समाज सेवा, ठीक है, स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के क्षेत्रों में जो अनुभव रखने वाले व्यक्ति होता है उनमें से चुना जाता है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो विधान परिषद के सदस्यों का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो विधान परिषद में चुने जाने के लिए सदस्यों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए आर्टिकल 173 के अंतर्गत वो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 30 साल हो और उसके पास वो सारे क्वालिफिकेशंस मौजूद होने चाहिए जैसा कि संसद में मेंशन है। अब वो कौन कौन से कंडीशंस और शर्तें हैं जिससे कि एक मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई इंसान जो है वो लाभ के पद पर हो यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता हो, सरकारी या मतलब केंद्र में सरकारी नौकरी में हो या फिर राज्य सरकार में सरकारी नौकरी में हो, ठीक है, और लाभ के पद पे बैठा हुआ हो तो वो जो है विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता है। उसके बाद अगर वो पागल, दिवालिया हो, ठीक है, भारत का नागरिक ना हो या फिर उन सभी शर्तों को पूरा ना करता हो जो कि पार्लियामेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, तो ऐसे केसेस में वो जो है विधान परिषद का मेंबर बनने से वंचित रह जाएगा। क्लियर? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की बात करें तो विधान परिषद में जो हेड होता है वो होता है चेयरमैन और उसके नीचे होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन कार्यभार चेयरमैन का संभालते हैं जब चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट होता है। चेयरमैन का अगर रेजिग्नेशन देना हो तो वो डेप्यूटी चेयरमैन को रेजिग्नेशन लेटर देगा और अगर डेप्यूटी चेयरमैन को रिजाइन करना हो अपने ऑफिस से तो वो चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा। ठीक है, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जो है उसको ऑफिस से हटाया भी जा सकता है। कैसे? तो परिषद का जो मेंबर्स है उसमें मेजॉरिटी आदमी जो है रेजोल्यूशन पास कर दे तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कुछ राज्यसभा के बारे में कुछ फैक्ट्स। ठीक है, राज्यसभा को अपर हाउस या सेकंड चैम्बर या हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, शेड्यूल 4 में जो है सीट्स का एलोकेशन के बारे में दिया हुआ है राज्यसभा का अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी राज्य का जैसा जनसंख्या होगा उसी के हिसाब से राज्यसभा के सीट्स एलोकेट किए जाते हैं, ऐसा शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, राज्यसभा में जो है मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन से। ठीक है, वो भी एमएलए द्वारा। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स जो है राज्यसभा में वो यूपी से है, करीब 31 सीट्स जो है वो यूपी में राज्यसभा का है और सबसे कम सीट जो है राज्यसभा में मणिपुर से है, मात्र 1 सीट जो है मणिपुर से है। ठीक है, इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा का वो है 250 का, जिसमें से 238 जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं, वो भी इनडायरेक्टली, और 12 जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो राज्यसभा में करीब 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 229 मेंबर जो है वो राज्य से चुने गए हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली 4 मेंबर यूनियन टेरिटरी से और 12 मेंबर नॉमिनेटेड हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर है? अब राज्यसभा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 3 अप्रैल 1952 को और इसका पहला मीटिंग जो है वो 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 के द्वारा ही ये सेकंड चैम्बर जो है यानी राज्यसभा जो है इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? इसको हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक परमानेंट बॉडी है जो कि कभी डिसॉल्व नहीं होता है। हालांकि इसके 1/3 मेंबर्स जो है प्रत्येक 2 साल पर रिटायर करते रहते हैं और जो रिटायर करने वाले मेंबर्स होते हैं वो फिर से री इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन
वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के प्रोसेस से होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। इस एक्ट के तहत जो है बहुत सारे क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन किए हुए हैं हमारे संसद के द्वारा, ठीक है। अबाउट किसके बारे में, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में। तो इसी एक्ट के तहत जो है राज्यसभा मेंबर का टर्म, कार्यकाल जो है 6 साल का होता है। क्लियर है ना। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और ये जो है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, मतलब ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। हालांकि इनके पास वोट करने का भी अधिकार नहीं होता है क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो वो जो है चेयरमैन के एब्सेंस में सारा कार्यभार संभालता है राज्यसभा का, और वो मेंबर होता है राज्यसभा का, ठीक है, क्योंकि उसे राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है डिप्टी चेयरमैन। राज्यसभा में कोई भी बिल ओरिजिनेट कर सकता है, केवल मनी बिल और बजट को छोड़कर, ठीक है। और बिल पास करने के समय जो है प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर होते हैं इसके राज्यसभा के, दैट इज या तो चेयरमैन हो या डिप्टी चेयरमैन हो, वो केवल और केवल अपना कास्टिंग वोट ही दे सकता है। यानी अगर टाई हो जाए तभी उस टाई को तोड़ने के लिए टाई ब्रेकर वोट यानी कास्टिंग वोट ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर डाल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो चेयरमैन के सबऑर्डिनेट यानी उसके नीचे काम करने वाले ऑफिसर नहीं होता है, ठीक है, बल्कि वो राज्यसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है। और डिप्टी चेयरमैन का जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है, ठीक है, उस पे वो चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है कुछ स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा के, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन है वो केवल और केवल राज्यसभा में ही ओरिजिनेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर राज्यसभा जो है एक रेजोल्यूशन पास करता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ किसी स्टेट लिस्ट या नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पर, ठीक है, तो संसद जो है उस पर कानून बनाती है करीब 1 साल के ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। मतलब संसद जो उस पर कानून बनाएगा वो वैलिड होगा 1 साल के लिए, ठीक है ना। उसके बाद राज्यसभा जो है वो अगर पास करती है 2/3 मेजॉरिटी से कि ऑल इंडिया सर्विसेज बनना चाहिए जो कि नेशनल इंटरेस्ट के हित में है, तो ऐसे केस में संसद को उस पर भी कानून बनाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से राज्यसभा के पास 3 स्पेशल पावर्स हो गए, ठीक है। एक तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के केस में वो रेजोल्यूशन पास कर सकता है, मतलब रेजोल्यूशन ओरिजिनेट कर सकता है। दूसरा, ऑल इंडिया सर्विसेज के संबंध में वो कानून बना सकता है। और तीसरा, स्टेट लिस्ट में अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ कानून बनाना हो तो वो उसमें वो बना सकता है, ठीक है। उसके बाद मनी बिल के केस में राज्यसभा का कोई पावर नहीं होता है, वो मनी बिल को रोक नहीं सकता है पास होने से, हाँ, लेकिन वो 14 दिन तक जो है वो उसको डिले जरूर कर सकता है, ठीक है। लेकिन फाइनल अथॉरिटी मनी बिल के केस में वो लोकसभा के पास ही रहता है, ठीक है। अब राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो सभी कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी से जुड़े हुए रहते हैं एक्सेप्ट एस्टीमेट कमिटी, ठीक है, एस्टीमेट कमिटी को छोड़ के। और तो और हर साल जो बजट पास होता है तो वो जो है डिस्कशन के लिए राज्यसभा के पास भी जाता है, लेकिन राज्यसभा जो है वो वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं कर सकता है, ठीक है। और तो और अप्रोप्रिएशन और एनुअल फाइनेंशियल बिल जो है वो भी राज्यसभा से होकर गुजरता है, जो कि रिकमेंडेशन दे सकता है कुछ फर्दर उसमें बदलाव के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज विधानसभा। लोकसभा की तरह विधानसभा भी होता है हमारे राज्य में, ठीक है, जिसको लोअर हाउस कहते हैं, और इसको डायरेक्टली मेंबर्स चुनते हैं, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 सालों तक के लिए होता है। कॉम्पोजिशन की बात करें विधानसभा की तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है विधानसभा का
वो 500 हो सकता है और मिनिमम 60 होता है। लेकिन कुछ कुछ राज्यों में जैसे कि गोवा, मिजोरम, सिक्किम में 60 से कम सदस्य वाले विधानसभा भी मौजूद हैं। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो अभी 243 सदस्य प्रेजेंट हैं बिहार विधानसभा में, ठीक है। फिर 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिजर्व सीट्स का प्रोविजन था लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, उसको हटा दिया गया है। विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, तो इसके लिए वही आर्टिकल 173 के अंतर्गत भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल कम से कम एज होनी चाहिए, और तो और पार्लियामेंट में जो भी क्वालिफिकेशंस दिया हुआ है उसके अनुसार सारा क्वालिफिकेशंस प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर वो भारत का नागरिक ना हो, पागल हो, दिवालिया हो, ठीक है, या लाभ के पद पर पोस्ट होल्ड करता हो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसे डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई सदस्य 60 दिन तक बिना हाउस के परमिशन के एब्सेंट रहे तो उसके सीट को वेकेंट माना जाएगा, ठीक है, अंडर आर्टिकल 190 का 4th पार्ट में, ठीक है। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है विधानसभा का, तो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं कौन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। स्पीकर अगर रिजाइन करते हैं तो वो डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं और वाइस वर्सा। स्पीकर ऑफ विधानसभा का पावर बिल्कुल हूबहू सिमिलर होता है टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। क्वोरम किसको कहते हैं, क्वोरम जो होता है वो मिनिमम नंबर ऑफ सदस्य ऑफ विधानसभा होता है जो कि जरूरी होता है एक मीटिंग को शुरुआत करने के लिए, ठीक है। ये करीब 1/10, ठीक है, मतलब 10वां भाग सदन का जो टोटल सदस्य है उसका 10वां भाग प्रेजेंट होना चाहिए, तभी मीटिंग की शुरुआत होती है, ठीक है। लोकसभा को देखें तो इसमें मैक्सिमम मेंबर वो यूपी से हैं, करीब 80 मेंबर, ठीक है। इसमें वोटिंग एज वो 21 साल से घटाकर 18 साल तक कर दिया गया है। ये हुआ 61वां अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। लोकसभा में मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। हालांकि इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, इसमें टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम यूज किया जाता है जिसमें कि 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति वोट कर सकते हैं, ठीक है। सीट्स वो एलोकेटेड होते हैं जनसंख्या के आधार पर। SC ST के लिए भी सीट्स रिजर्व होते हैं लोकसभा में, ठीक है। जब प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व करता है तो इस डिसीजन को कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले स्पीकर को जो इलेक्ट किया जाता है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही इलेक्ट किया जाता है आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग। स्पीकर के चुनाव का जो डेट है वो राष्ट्रपति ही फिक्स करता है। यूजुअली जो स्पीकर है वो अपने ऑफिस में लोकसभा के पूरे लाइफ टाइम के दौरान रहता है, ठीक है। मतलब जब तक लोकसभा सेशन में रहता है, सेशन नहीं कहना यहाँ ठीक होगा, बल्कि जब तक लोकसभा का टेन्योर रहता है तब तक स्पीकर अपने ऑफिस में रहते हैं, ठीक है। हालांकि 3 केसेस में वो अपने ऑफिस को वेकेट कर देते हैं अपने समय से, मतलब लोकसभा के टेन्योर से पहले। सबसे पहला तो अगर किसी कारणवश वो लोकसभा के सदस्य होने का क्वालिफिकेशन खो दें। दूसरा, अगर वो खुद रिजाइन कर दें डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर देके। तीसरा, अगर उन्हें हटा दिया जाए रेजोल्यूशन पास करवा के लोकसभा के मेजॉरिटी मेंबर्स द्वारा, और इस तरह का रेजोल्यूशन 14 दिन एडवांस नोटिस के साथ देना होता है स्पीकर को। जब इस तरह का रेजोल्यूशन हाउस में मूव कर रहा होता है, स्पीकर के
रिमूवल के संबंध में, तब स्पीकर जो है वो हाउस को प्रिजाइड यानी अध्यक्षता नहीं कर सकते। हालांकि वो वहाँ मौजूद रह सकते हैं, वो बोल सकते हैं, सभी कार्यों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में। लेकिन दूसरे दिनों की तरह वो कास्टिंग वोट नहीं कर सकते, मतलब टाई ब्रेकर वोट नहीं कर सकते। जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तब भी स्पीकर अपना ऑफिस नहीं छोड़ते और तब तक कंटिन्यू रहते हैं अपने ऑफिस में जब तक कि नया लोकसभा गठन होके ना आ जाए। अगर इनके पावर्स की बात करें तो लोकसभा के हेड माने जाते हैं स्पीकर। वो इनफैक्ट गार्जियन होते हैं हाउस के सभी सदस्यों के और उसके कमिटी के हेड होते हैं। उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और वो चीफ स्पोक्समैन होते हैं सदन के, ठीक है। उनके जो भी पावर्स और ड्यूटीज़ हैं वो 3 सोर्सेज से आते हैं। पहला है भारत का संविधान, दूसरा है रूल्स प्रोसीजर और तीसरा है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एक सोर्स है और तीसरा है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, ठीक है। तो इन तीनों स्रोतों से ही लोकसभा के स्पीकर का पावर और ड्यूटीज़ को डिराइव किया गया है। क्या क्या है इनके पावर और ड्यूटीज़? सबसे पहला तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के ऑर्डर और डेकोरम को मेंटेन करने के लिए। हमने अभी जो कुछ देर पहले क्वोरम के बारे में देखा था कि 1/10 of the members should be present to conduct any meeting, to start any meeting, ठीक है। तो ये चीज़ देखना स्पीकर का ही काम होता है, ठीक है। उसके बाद वो जो है फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लोकसभा की गतिविधियां किस तरह से चलेंगी उनके बारे में नियमों को फाइनली इंटरप्रेट करने का काम भी इन्हीं का होता है। उसके बाद कब लोकसभा का हाउस जो है वो एडजर्न होगा, सस्पेंड होगा, या क्वोरम नहीं है तो कोई मीटिंग नहीं होगा, ये सब देखना स्पीकर का ही काम है। मैंने बताया कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो कास्टिंग वोट करते हैं टाई के केस में। मतलब अगर कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में पूरा का पूरा सदन जो है वो इक्वली डिवाइड हो गया तो उस केस में जो है स्पीकर अपना वोट डालते हैं, कास्टिंग वोट, जिससे कि डेडलॉक को रिजॉल्व किया जा सके। हालांकि वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग नहीं करते, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब होता है शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में वो वोट नहीं डालते। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वो जो है दोनों सदनों का जो जॉइंट मीटिंग जिसे प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है किसी बिल के डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए, ऐसी जॉइंट मीटिंग को प्रिजाइड यानी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं, ठीक है। डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी कभी एक सीक्रेट सिटिंग बुलाना पड़ता है हाउस का, तो ये भी इसकी परमिशन भी स्पीकर ही देते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी बिल एक मनी बिल है या नहीं, इसका फाइनल डिसीजन स्पीकर द्वारा ही होता है, ठीक है। मतलब स्पीकर ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा बिल दूसरा बिल है और कौन सा बिल मनी बिल है, ठीक है, और उनका डिसीजन ये फाइनल होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्पीकर डिसाइड करता है कि लोकसभा के सदस्य जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत 10वें शेड्यूल के अंतर्गत दल बदल कानून के आरोप में डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों के निर्णय जो है
स्पीकर द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्पीकर जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का, और तो और वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज का। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो है चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। जितने भी पार्लियामेंट्री कमिटीज है ना, संसदीय कमिटी समितियां हैं, ठीक है, लोकसभा की, उन सभी कमिटीज के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं स्पीकर, और वो खुद भी अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, रूल्स कमेटी के, जनरल पर्पस कमेटी के। ठीक है, अब स्पीकर का जो पोस्ट है ना, वो एक इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियल पोस्ट है, मतलब स्वतंत्र और न्यूट्रल पोस्ट है। ठीक है, किसी को फेवर नहीं करता है स्पीकर। उन्हें कार्यकाल की सिक्योरिटी मिली हुई रहती है। ठीक है, मतलब उनका जो तय कार्यकाल है वो तब तक अपने ऑफिस में बने हुए रहते हैं। उनसे पहले उनको हटाने के लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करना होगा, तभी एक स्पीकर को हटाया जा सकता है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है कि हाउस में जितने भी सदस्य प्रेजेंट हैं उन सभी के द्वारा जब रेजोल्यूशन पास होगा कि स्पीकर को हटाना है, तभी स्पीकर हट सकते हैं। और तो और इस रेजोल्यूशन को जो है 50 सदस्यों का, कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है स्पीकर ऑफ लोकसभा को हटाना। इनकी जो सैलरीज हैं और फैसिलिटीज हैं वो संसद के द्वारा फिक्स की गई रहती है, और ये जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उनका जो काम है, उनके जो गतिविधियां हैं, उसे लोकसभा में कोई डिस्कस या क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। उन्हें काफ़ी अच्छी पोजीशन मिली होती है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। उन्हें 7वां रैंक मिला होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस लिस्ट है, ठीक है, प्राथमिकता का जो क्रम होता है उसमें इनको 7वां पोजीशन मिला हुआ रहता है। ठीक है, दैट मीन्स उनका रैंक जो है वो सभी कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर माना गया है। ठीक है, रखा गया है, केवल प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर। ठीक है, तो वो भी स्टेट के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, कोई भी बिल जो है वो तभी एक कानून बनता है जब दोनों हाउसेस से पारित हो जाए और राष्ट्रपति के द्वारा उसे मंजूरी मिल जाए। ठीक है, या अगर हम स्टेट में बात करें तो गवर्नर के द्वारा उसे मंजूरी मिल जाए। ठीक है, तो दो तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। एक ऑर्डिनरी बिल जो है वो दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, शुरुआत हो सकती है उसकी। ठीक है, विधानमंडल के या तो विधानसभा में या विधान परिषद में, अगर वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो किसी में भी इस बिल की, ऑर्डिनरी बिल की शुरुआत हो सकती है। और इस तरह का बिल जो है वो या तो मिनिस्टर या कोई दूसरा सदस्य भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब ये बिल जो है वो 3 स्तर से गुजरेगी। ठीक है, 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है। पहला रीडिंग, दूसरा रीडिंग और तीसरा रीडिंग। ठीक है, अब जब ये बिल पहले हाउस से, यानी जहां से वो ऑरिजिनेट किया है वहां से ये पास हो गया, तब इसको दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, और इसके बाद तीनों स्तर से होकर गुजरने के बाद, यानी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग से गुजरने के बाद गवर्नर का मंजूरी मिलेगा, और उसके बाद जो है वो बिल फाइनली एक एक्ट यानी कानून बनेगा। क्लियर? जब एक बिल विधानसभा से पास होकर विधान परिषद की तरफ जाता है, ठीक है, तब विधान परिषद के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है कि
बिना किसी संशोधन के वो बिल पास कर देगा, जैसा विधानसभा ने उसे भेजा था। दूसरा ऑप्शन कि विधान परिषद जो है इसमें कुछ संशोधन करेगा और फिर उसको वापस विधानसभा में भेजेगा उसको पुनर्विचार करने के लिए। तीसरा ऑप्शन, वो पूरी तरह से बिल को रिजेक्ट ही कर देगा। और चौथा ऑप्शन कि वो कोई एक्शन ले ही ना और इस तरह से बिल पेंडिंग पड़ा रह जाए। ठीक है, अगर तो विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बिल को पास कर देता है बिना किसी संशोधन के और उसको विधानसभा एक्सेप्ट भी कर लेती है, जो भी थोड़े मोड़े बदलाव या संशोधन काउंसिल ने किया है उस सजेशन को विधानसभा एक्सेप्ट कर लेती है, तब ये समझा जाता है कि बिल जो है दोनों सदनों द्वारा पास हो गया है। अब इसे गवर्नर के पास भेजा जाता है ताकि वो अपना मंजूरी दे सके, और एक बार उन्होंने मंजूरी दे दिया तब वो जो है बिल कानून बन जाएगा। दूसरी तरफ क्या हो सकता है कि अगर विधानसभा ने रिजेक्ट कर दिया, जो विधान परिषद ने संशोधन या परिवर्तन बदलाव किया है बिल में उसे विधानसभा ने रिजेक्ट कर दिया या काउंसिल ने ही मतलब विधान परिषद ने ही रिजेक्ट कर दिया, या विधान परिषद कोई उस पर एक्शन ले ही ना लगातार 3 महीने तक, ऐसे केस में क्या होगा कि विधानसभा जो है उस बिल को फिर से पास करेगा और फिर से वही प्रोसेस दोहराएगा और फिर से जो है उसे विधान परिषद में भेजेगा। और अगर इस बार भी विधान परिषद ने बिल को फिर से कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या उस बिल को 1 महीने तक पास ही नहीं किया, तब ऐसे में बिल को पास समझा जाएगा दोनों सदनों के द्वारा, वो भी उसी फॉर्म में जैसा विधानसभा ने परिषद को भेजा था दूसरी बार। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो अल्टीमेट पावर है, जो फाइनल डिसीजन जो है वो निर्णायक होता है। निर्णायक जो डिसीजन होगा, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के केस में वो विधानसभा के पास ही होता है। ठीक है, बहुत से बहुत ये विधान परिषद जो है वो डिले कर सकता है या 4 महीने तक जो है बिल को अपने पास दबा कर रख सकता है। ठीक है, शुरू के राउंड में पहले 3 महीने तक दबा के रख सकता है और फिर दूसरे राउंड में लास्ट 1 महीने तक। ठीक है, तो टोटल 4 महीने तक डिले कर सकता है विधान परिषद। ठीक है, किसी बिल को अगर उसे पास करने का मन नहीं है तो। अब संविधान ने जो है वो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं दिया है विधानसभा और विधान परिषद के मामले में। ठीक है, इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए, इसीलिए ऑर्डिनरी बिल के केस में जो है अगर ऑर्डिनरी बिल विधानसभा के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है तो एक बार में ही वो खत्म हो जाएगा और वो डेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर गवर्नर ने मंजूरी दे दी तब वो एक्ट बन जाएगा और स्टैट्यूट बुक में रखा जाएगा। लेकिन अगर गवर्नर ने भी मंजूरी देने से मना कर दिया तो भी बिल खत्म हो जाएगा और डेड हो जाएगा। अगर गवर्नर बिल को रिटर्न कर देता है पुनर्विचार करने के लिए और बिल जो है वो पास कर दिया जाता है एक सदन द्वारा या दोनों सदनों द्वारा, ठीक है, और फिर से गवर्नर को प्रेजेंट किया जाता है मंजूरी के लिए, तो इस समय जो है गवर्नर इज बाउंड। ठीक है, गवर्नर को इस बार मंजूरी देना ही होगा। ठीक है, ही इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट टू द बिल। क्लियर। नेक्स्ट है मनी बिल। मनी बिल के लिए जो है एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, एक मनी बिल को जो है विधान परिषद कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बिल्कुल लोकसभा की तरह जो है इसे भी विधानसभा ही इंट्रोड्यूस करेगा, और वो भी जिस तरह से वहाँ पर प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन पे होता था उसी तरह यहाँ पर गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन पे इसे विधानसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्लियर। अब मनी बिल को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है और इस तरह के बिल को सरकारी बिल माना जाता है, गवर्नमेंट बिल, इसीलिए इसको जो है केवल और केवल एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है और कोई दूसरा इंसान नहीं। ठीक है, कोई दूसरा सदन का सदस्य नहीं। एक बार जब मनी बिल जो है विधानसभा ने पास कर दिया तो उसको जो है विधान परिषद के पास भेजा जाता है उसके विचार करने के लिए। अब विधान परिषद क्या करेगा,
वो मनी बिल को कभी भी रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। केवल और केवल कुछ सजेशन और रिकमेंडेशन दे सकता है, और बहुत से बहुत 14 दिन तक वो डिले कर सकता है, लेकिन 14 दिन के अंदर अंदर जो है उसे बिल को वापस विधानसभा को भेजना ही होगा, ठीक है। अब विधानसभा जो है विधानसभा की अपनी मर्जी है कि वो परिषद के द्वारा दिए गए सजेशंस और रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। अगर तो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है विधानसभा को, तब तो उस बिल को पास समझा जाता है कि दोनों सदनों से मनी बिल पास हो गया, ठीक है। और अगर विधानसभा ने परिषद के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो भी जो है बिल को पास ही समझा जाएगा दोनों सदनों के द्वारा, ठीक है। लेकिन अब इस बार ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है, बिना किसी चेंज के। अच्छा, अगर ये विधान परिषद जो है 14 दिन के अंदर अंदर मनी बिल को रिटर्न नहीं करे विधानसभा का, तब क्या होगा? तो ऐसे केस में मनी बिल को ऐसे केस में भी पास समझा जाएगा कि दोनों सदनों के द्वारा मनी बिल पास है, लेकिन ये पास समझा जाएगा एक्सपायरी, मतलब जितना दिन का सेट पीरियड था, ठीक है, 14 दिन का जो अंतराल दिया गया था, उसके बाद उसे पास समझा जाएगा, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब एट द एक्सपायरी डेट पे इसको पास समझा जाएगा, ठीक है। चूंकि 14 दिन उसका मैक्सिमम था और उसने लौटाया नहीं विधान परिषद ने, तो अब मनी बिल को तो पास करना ही है कि नहीं, तो पास तो समझा जाएगा लेकिन एक्सपायर होने के बाद, ठीक है, मतलब एक्सपायरी डेट पे उसे ओरिजिनल फॉर्म में विधानसभा और विधान परिषद दोनों के द्वारा पास ऑटोमेटिक समझा जाएगा, ठीक है। अगर एक मनी बिल को पुनर्विचार के लिए रखा जाता है रिजर्व करके प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वो मंजूरी दे सकता है या उसे डिले कर सकता है, लेकिन वापस नहीं कर सकता विधान मंडल में, ठीक है, उसके पुनर्विचार के लिए। क्लियर? नॉर्मली जो होता है ना, प्रेसिडेंट और गवर्नर अपना मंजूरी दे ही देते हैं मनी बिल को, ठीक है, जैसे ही वो पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होता है विथ हिज प्रायर परमिशन, ठीक है, मतलब उसके परमिशन से जनरली वो लोग एसेंट अपना दे ही देते हैं मंजूरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा पार्लियामेंट खत्म हुआ, सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर खत्म हुआ। अब हमारा मेनली 2 टॉपिक बच गया, जुडिशरी और पंचायत, ठीक है ना। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।